वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम लोग कम्प्लीटली फिनिश करेंगे। तो जैसे कि रिलेशन आपको मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं। तो अगर डिटेल से बहुत जानना है तो आप उसके थ्रू होके आइए। हमने कम्प्लीटली पूरा आपको समझाया है रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व करवाए हुए हैं। तो आज जो हम लोग करेंगे, पहले मैं आपको बेसिक रिकॉल करवा दूंगा। रिलेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, फंक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। और हम लोग पूरा एनसीईआरटी में चूँकि कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, ये सब सारे डिडक्ट कर दिए गए हैं सिलेबस से। तो जो सिलेबस में है वो आपका एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 है, जिसे हम लोग आज कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा, मीन्स कम्प्लीटली सॉल्व करूंगा। तो आइए पहले देखते हैं रिलेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है। फिर पहली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसके बाद फंक्शन देखेंगे कितने टाइप का होता है, फिर दूसरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस तरह से हमारा रिलेशन और फंक्शन आज फिनिश होगा। तो आइए देखते हैं रिलेशन क्या होता है। रिलेशन तो जैसा कि हमने आपको बताया था, अगर मान लीजिए कोई दो सेट है A एंड B, सपोज वी हैव टू सेट A एंड B, तो हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं हमेशा। A क्रॉस B, हमेशा A क्रॉस B निकलेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो A क्रॉस B का जो सबसेट होगा, एक ऐसा सेट जो A क्रॉस B का सबसेट होगा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रिलेशन कहते हैं A और B के बीच में। A क्रॉस B क्या होता है? इसमें ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आते हैं, जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट से होता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होता है। पहला पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट से होता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होता है। मीन्स आर में भी एलिमेंट किस टाइप के होंगे? ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे। इस A क्रॉस B का कोई भी सबसेट, एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन A एंड B। हो सकता है आपको दो सेट ना देकर एक ही सेट दिया हो, तो R क्या बन जाएगा? R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। डिफाइंड ऐसे ही होगा, बस अब दोनों ही कहाँ बिलोंग कर जाएंगे? दोनों एक ही सेट में बिलोंग कर जाएंगे। दोनों हमारे एक ही सेट में बिलोंग कर जाएंगे। क्लियर है? ये हो जाएगा। ठीक। अब हमने देखा था रिलेशन कितने टाइप का होता है। तो मेनली 3 टाइप के रिलेशन या 4 टाइप के कह लीजिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। दूसरा सिमेट्रिक। तीसरा ट्रांजिटिव। एक और होता है, हालांकि वो आपको नहीं पढ़ना है, फिर भी डिफिनीशन मैं आपको बता दूंगा, एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक तो रिलेशन किसी सेट के बीच में उनके क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होता है, कोई भी सबसेट। ठीक। और मेनली 4 टाइप के रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड एंटी सिमेट्रिक। ठीक। अब रिलेशन तो डिफाइन हो गया, लेकिन सवाल ये भी उठता है किसी सेट पर मैक्सिमम कितने रिलेशन बन सकते हैं? Means how many relations can be obtained between the given sets, given 2 set या given a set। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखना क्या है, छोटा सा फार्मूला है। मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितना है? R है। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज S। A में R एलिमेंट है और B में S एलिमेंट है, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B विल बी R इंटू S। अब जो भैया R है
जो रिलेशन है वो A क्रॉस B का ही सबसेट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि A और B के बीच में उतने रिलेशन मिलेंगे जितना हमको A क्रॉस B का सबसेट मिलेगा। जितने सबसेट मिलेंगे उतने रिलेशन भी हमको मिलेंगे। तो अगर किसी सेट में R इंटू S एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ A क्रॉस B विल बी 2 टू द पावर RS। तो नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन A एंड B क्या हो गया? 2 टू द पावर R इंटू S। अगर सिर्फ A पर ही नंबर ऑफ रिलेशन पूछता तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाता? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A क्रॉस A एंड दैट विल बिकम 2 टू द पावर R स्क्वायर। ठीक है, तो यार ये रहा हमारा नंबर ऑफ रिलेशन ऑन A। इन जनरल रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की कोई भी उसमें बाउंडेशन नहीं है, ये सब को इंक्लूड करता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो आइए अब बारी बारी से इनको देख लेते हैं क्या होते हैं। बस डिफिनीशन ही देखना है और फिर डायरेक्टली हम लोग एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। फर्स्ट मान लीजिए रिफ्लेक्सिव, मान लेते हैं कि सेट A है, लेट A बी एनी। नॉन इम्पटी सेट लेते हैं क्योंकि अगर इम्पटी हो गया तो कोई मीनिंगलेस हो जाएगा, कुछ भी डिस्कस करने के लिए हमारे पास नहीं रहेगा। लेट A बी ए नॉन इम्पटी सेट, क्लियर। एंड R बी ए एनी रिलेशन ऑन ए, एंड R बी एनी रिलेशन ऑन। बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, बस ऊपर ऊपर से डिफिनीशन देख के फिर हम लोग सीधा एक्सरसाइज पर आएंगे, क्योंकि अब दिस इज़ एग्ज़ाम टाइम, तो हमको प्रॉब्लम्स पर फोकस करना है। कंसेप्ट तो अब जिसका बनना था बन गया है, 2 दिन में कंसेप्ट थोड़ी ना बनता है। जो समझ आपकी थी वो डेवलप हो गई है अपने सब्जेक्ट पर। अब आपको नए नए तरीके की प्रॉब्लम से सॉल्व करनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। तो हमने कोई एक नॉन इम्पटी सेट ले लिया और उस पर कोई रिलेशन हमने डिफाइन कर लिया है, ठीक। अब इस रिलेशन को कब हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये देखते हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, इसको फॉर ऑल या फॉर एवरी या फॉर ईच पढ़ते हैं। A में अगर कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं तो A कॉमा A R में होना चाहिए, A कॉमा A R में होना चाहिए, या इसी को ऐसे भी डिनोट करते हैं A रिलेटेड टू A मीन्स ईच एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड विद इटसेल्फ। हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। फॉर ऑल, अगर सेट में कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाता है कि A कॉमा A R में नहीं है तो यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं रह जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे तो और क्लियर होगा। सिमेट्रिक, कब हम R को कहेंगे कि यह सिमेट्रिक रिलेशन है? तो सिमेट्रिक नाम से क्लियर है, इट इज क्लियर बाय इट्स नेम। सिमेट्रिक मीन्स मिरर इमेज। अगर A कॉमा B है तो B कॉमा A भी होना चाहिए। अगर A कॉमा B R में है, अगर इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू R, if A comma B belongs to R, then this will imply B comma A belongs to R। या अदर नोटेशन में अगर A हमारा B से रिलेटेड हो, यह इम्प्लाई कर दे कि B भी हमारा A से रिलेटेड है, तो रिलेशन क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। सिंपल सा डिफिनीशन है, ठीक। अगला भी देख लेते हैं।
ट्रांजिटिव, यहाँ पर फॉर ऑल ए बी वगैरह कंडीशन नहीं है, ये हर एक ए बी के लिए ट्रू हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए मस्ट बी इन आर, लेकिन यहाँ पर क्या है कि दिए गए सेट के हर एक एलिमेंट के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, और यहाँ पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं। ट्रांजिटिव देख लेते हैं, ये क्या कहता है कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर मीन्स बी इज रिलेटेड टू सी। ए रिलेटेड हो बी से, बी रिलेटेड हो सी से, ये क्या इंप्लाई कर दे कि ए सी से रिलेटेड हो जाए, तो इस रिलेशन को ट्रांजिटिव बोल देंगे। इस रिलेशन को क्या बोल देंगे? ट्रांजिटिव बोल देंगे। सिंपल सा है। अगर हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है तो रिफ्लेक्सिव, अगर ए कॉमा ए रिलेटेड है बी से, यह इंप्लाई कर देता है कि बी भी ए से रिलेटेड है तो सिमेट्रिक, और अगर ए रिलेटेड है बी से, बी रिलेटेड है सी से, यह इंप्लाई कर देता है कि ए रिलेटेड है सी से तो ट्रांजिटिव। एक और बचा है एंटी सिमेट्रिक। डिफिनीशन देख लेते हैं क्या होती है एंटी सिमेट्रिक की, और एक एग्जांपल समझ लेंगे क्योंकि इसका तो आपकी एक्सरसाइज से कुछ लेना देना नहीं है। एंटी सिमेट्रिक का आपको मेनली यही तीनों चेक करने को आएगा, तो इसका मैं अलग से डिफिनीशन यहाँ आपको दे रहा हूँ और इसका अलग से एक एग्जांपल दे दूँगा, उसके बाद इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे दोबारा। एंटी सिमेट्रिक ये कहता है कि अगर ए रिलेटेड है बी से एंड बी रिलेटेड है ए से, एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड है ए से, यह क्या इंप्लाई कर दे? ए बराबर बी। यह क्या इंप्लाई कर दे? ए बराबर बी। तो इस रिलेशन को क्या कह देंगे? एंटी सिमेट्रिक। तो देखो इसमें सिमेट्रिक की कंडीशन इंक्लूडेड है, ए बी से रिलेटेड है, बी ए से रिलेटेड है, और अगर ऐसा होने पर ए बराबर बी हो जा रहा है, ए इक्वल्स टू बी हो जा रहा है, तो इस रिलेशन को हम क्या बोल देंगे? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोल देंगे। इसका अलग से हम एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद डिटेल से इसको तो हमको सॉल्व करना ही है। एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए Px है पावर सेट ऑफ x मीन्स सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ x। x कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ x, x इज एनी नॉन एम्प्टी सेट। ठीक, तो Px हमने बनाया है, इनके सारे सबसेट्स को लेकर एक सेट बनाया है, और इस पर हम लोग एक रिलेशन डिफाइन करेंगे R। डिफाइन अ रिलेशन R on Px बाई कोई भी दो सेट तभी रिलेटेड होगा A will be related to B if and only if A is subset of B। कोई भी दो सेट तभी रिलेटेड होगा जब पहला वाला दूसरे का सबसेट हो जाए, या इसका रिवर्स भी डिफाइन कर सकते थे कि A प्रॉपर सुपरसेट हो जाए B का विद इक्वलिटी। क्लियर है?
तो यह एक रिलेशन बन रहा है, डेफिनेटली दिस इज अ रिलेशन ऑन पी एक्स। अब क्या यह रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है, ये हमको चेक करना है। तो एंटी सिमेट्रिक के लिए हम क्या लेके चलेंगे, ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है, क्लियर। तो लेट पहला स्टेटमेंट हमको मान के चलना होता है, दूसरा वाला दिखाना होता है। मीन्स एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या दिखाना होगा कि अगर ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है तो ए बराबर बी हो जाए। मीन्स हमको ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए लेके चलना है, उसकी मदद से हमको ए बराबर बी दिखाना है। तो लेट ए इज रिलेटेड टू बी, तो ये क्या इंप्लाई कर देगा, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए, ये क्या इंप्लाई कर देगा, बी इज सबसेट ऑफ ए। तो भैया यही तो सेट के इक्वलिटी की डिफिनीशन है। अगर किसी सेट को बराबर दिखाना होता है तो क्या दिखाते हैं, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। तो यहां से क्या इंप्लाई हो जाएगा, ए बराबर बी। तो यह रिलेशन एंटी सिमेट्रिक हो गया। हम ए रिलेटेड टू बी लेके चले, बी रिलेटेड टू ए के लेके चले और उससे क्या इंप्लाई हो गया, ए बराबर बी हो गया। तो यह रिलेशन क्या हो गया, एंटी सिमेट्रिक। सिमिलरली आप नंबर्स लेकर भी डिफाइन कर सकते थे। अगर मान लीजिए इसको सेट ऑफ इंटीजर हम लोग ले लेते और इसमें डिफाइन कर देते कि कोई दो नंबर तभी रिलेटेड होगा व्हेन ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। तो फिर जब आप ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए लेके चलते तो यहाँ से भी बी लेस देन और इक्वल टू ए जाता और दोनों कंबाइन करके क्या देते थे, ए इक्वल टू बी। तो बात सिमिलर है, यहाँ पर सेट हो गए, वहाँ पर नंबर्स हो गए, लेकिन प्रोसीजर और कंसेप्ट और डिफिनीशन दोनों की सेम ही अप्लाई होगी। ठीक, तो यहाँ से मैं एंटी सिमेट्रिक को फिनिश मान रहा हूँ। एंटी सिमेट्रिक की बात अब हम नहीं करेंगे। अब हमको जो मेनली डिस्कस करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अब हमारी उसी की बात होगी। चलिए अब सीधा हम लोग एक्सरसाइज पर, अच्छा थोड़ा और, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो गया। अब इक्विवेलेंस रिलेशन एक नाम आता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। हम किसी रिलेशन आर को किसी सेट पर इक्विवेलेंस तब कहते हैं जब वह सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, और ट्रांजिटिव भी हो। अगर रिलेशन तीनों हो गया एक साथ तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। इक्विवेलेंस क्लास जब भी हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस हो जाएगा तब हमको हर एक एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास मिलने लगेगा। मान लीजिए हमारा सेट ये था और इस पर एक रिलेशन आर डिफाइन था, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं ऐसे ऐसे रखे हुए हैं, ठीक, ये सारे एलिमेंट्स इसमें सिचुएटेड हैं। अब इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है, मान लीजिए हमने एक एलिमेंट पिक किया, इसको पिक कर लिया, तो भैया ये सेट में है, आर इस सेट पर रिलेशन है, तो यह एलिमेंट किसी ना किसी से तो जुड़ा होगा। तो यह एलिमेंट जिससे जिससे जुड़ा हुआ है, इन सब एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होता है वही इक्विवेलेंस क्लास कहलाता है इस एलिमेंट का। मीन्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एनी एलिमेंट, उसको डिनोट ए बार से करते हैं या ब्रैकेट में ए लिख के करते हैं। ये उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, सेट के उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जो कि ए से रिलेटेड होते हैं। यह तभी निकलता है जब रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस हो। यह एक थ्योरम कहलाता है, इस थ्योरम को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस।
कि अगर हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस है तो हर एक एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास मिलेगा, और अगर हर एक एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास मिल रहा है तो उस इक्विवेलेंस क्लास की मदद से हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हर एक एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास मिलेगा, और अगर हर एक एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास मिल रहा है तो कोई ना कोई इनकी मदद से, इन इक्विवेलेंस क्लासेस की हेल्प से हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन अपने सेट पर डिफाइन कर पाएंगे हमेशा। क्लियर है? ठीक। तो इक्विवेलेंस क्लास कुछ नहीं होती है, किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास इज सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड विद दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट होंगे उनका जो कलेक्शन होता है वही हमारा इक्विवेलेंस क्लास कहलाता है। ठीक। तो हमने रिलेशन देख लिया। व्हाट इज ए रिलेशन? रिलेशन ऑन एनी सेट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। कितने रिलेशन मिलते हैं? मान लीजिए हमको एक ही सेट को कंसीडर करना है और उसमें आर एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर आर स्क्वायर। फिर हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखा। अगर हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाता है। अगर ए रिलेटेड है बी से, इम्प्लाई कर देता है बी रिलेटेड ए, तो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक हो जाता है। और अगर ए रिलेटेड है बी से, बी रिलेटेड है सी से, या इम्प्लाई कर देता है कि ए हमारा सी से रिलेटेड हो जाता है, तो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाता है। और अगर ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू ए है, यह इम्प्लाई कर देता है ए बराबर बी, तो रिलेशन हमारा एंटी सिमेट्रिक हो जाता है। दैट्स इट। उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करते हैं। ऐसा रिलेशन जो तीनों हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कह देते हैं। और अगर रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस है तो हर एक एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास मिलेगा, और वो क्या होगा? सेट ऑफ दोज एलिमेंट होगा जो कि जिसका इक्विवेलेंस क्लास हम लोग निकाल रहे हैं उससे रिलेटेड। और यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस कहलाता है कि अगर हर एक एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास मिल रहा है तो उसकी मदद से एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया जा सकता है। और अगर रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस दिया है तो हर एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास हमको मिलेगी। ठीक है। तो आई थिंक रिलेशन में हमने इनफ पढ़ लिया है। बेसिक कंसेप्ट जितने भी यूज़ होंगे आपकी एक्सरसाइज में वो हमने देख ली। अब थोड़ा सा डोमेन रेंज बता देते हैं क्या होता है, एक लाइन का डिफिनीशन वो भी है। जो आर होता है उसमें ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे। अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट ए पर हम रिलेशन की बात करें तो आर जो है ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, मीन्स उसमें ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे। तो जो सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, पहले कोऑर्डिनेट्स को लेकर जो सेट बनता है उसको हम लोग डोमेन कहते हैं, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट को लेकर बनता है उसको हम लोग रेंज कहते हैं। बस इतना सा डिफिनीशन है। जैसे अगर मैं एक रिलेशन आर बराबर लिख दूं 1 1 2 2 3 4, ऐसा कुछ हमने लिख दिया, रिलेशन तो है ये। ठीक। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 2 3। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को लेकर एक सेट बनाएंगे वही क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। और जब सेकंड कोऑर्डिनेट को लेकर एक सेट बनाएंगे तो वो रेंज कहलाएगा 1 2 4। ठीक। छोटी सी डिफिनीशन थी। तो अब हम लोग सीधा एनसीईआरटी पर अपनी एक्सरसाइज 1.1 पर आते हैं। उसके बाद PYQ भी देखेंगे रिलेशन का। उसके बाद हम लोग फंक्शन पर मूव करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव।
कुछ रिलेशंस आपको दिए हुए, कई पार्ट है इसमें, 5 पार्ट है, तो 1-2 पार्ट लेके हम लोग समझ लेते हैं, फिर बाकी आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो रिलेशंस दिए हैं, आपको बताना है कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा ट्रांजिटिव है या कौन सा क्या नहीं है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको देना है। तो जैसे पहला दिया है, सेट ए ले लिया है 1 to 14, पहले का पहला पार्ट है। एक सेट लिया है 1 2 3 4 to 14, और इस पर एक रिलेशन R डिफाइन किया है। वो कैसे? R इज डिफाइंड एट, इसमें वो सारे एक्स वाई मीन्स वो सारे एक्स वाई रिलेटेड होंगे सच दैट 3x - y = 0। हाँ, क्वेश्चन क्लियर है? ये एक सेट आपको ए दिया है, इस पर रिलेशन R डिफाइन कर दिया है। R में किस टाइप के एलिमेंट होंगे? R में इस टाइप के एलिमेंट होंगे। तो थोड़ा हम अपने रिलेशन को और सिंप्लीफाई करते हैं। मीन्स इसमें कौन से एक्स वाई होंगे? इसमें वो सारे एक्स वाई होंगे कि पहले कोऑर्डिनेट का 3 गुना करें तब जाके दूसरा मिले। अब यहाँ से y को हम हटा सकते हैं, y की जगह पर क्या लिख सकते हैं? इसमें x, 3x टाइप के एलिमेंट होंगे, जहाँ पर x हमारा a में होगा। x कहाँ होगा? a में होगा, क्योंकि x y a के ही एलिमेंट हैं, बाहर के तो है नहीं। तो हमने y को भी x के टर्म में ही निकाल लिया, इससे आसानी होगी। एक वेरिएबल हम बदलते जाएंगे, दूसरा अपने आप मिलता जाएगा। अब x को वेरी करते जाइए, x को बदलते जाइए। x को पहले 1 लीजिए तो y का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 3। x को 2 लीजिए, y का कोऑर्डिनेट 6। 3 लीजिए 9, 4 लीजिए 12, 5 लेंगे 15। क्या 15 है सेट में? नहीं है, तो मतलब अब नहीं चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आके हमको स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये एलिमेंट मिल गए। अब जाके R आया है। R क्या आ गया? 1 3 2 6 3 9 4 एंड 12, ये आ गया। अब बताना है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव की डिफिनीशन हमने क्या पढ़ी? कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है कि हर एक एलिमेंट के लिए a, a R में होना चाहिए। तो क्या 1, 1 R में है? क्या 2, 2 R में है? क्या 3, 3 R में है? क्या 4, 4 R में है? कुछ भी नहीं है। जबकि रिफ्लेक्सिव तब होगा जब सभी खुद से रिलेटेड हों। मीन्स 1, 1 से लेकर 14, 14 तक इसमें होते, तब जाके ये रिफ्लेक्सिव बनता। मीन्स रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं रहा, रिफ्लेक्सिव नहीं रहा। क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर a, b है तो b, a भी होना चाहिए। तो 1, 3 है तो क्या 3, 1 है इसमें? नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट के लिए गलत हो गया तो सिमेट्रिक नहीं रहा, सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव क्या कहता है कि a b से रिलेटेड हो, b c से रिलेटेड हो। मीन्स इस टाइप के एलिमेंट हमको मिलने चाहिए, तब जाके a और c को चेक करना होगा। तो पहले a, b, b, c टाइप का एलिमेंट ढूंढिए। जैसे यहाँ 1, 3, 3, 9, a b b c, तो 1, 9 होना चाहिए। तो क्या 1, 9 है इसमें? नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। बस ऐसे ही आपको लिखने हैं। पहले आप लिखेंगे रिफ्लेक्सिव का डिफिनीशन, और फिर क्या होल्ड नहीं कर रहा उसको बताएंगे, फिर सिमेट्रिक का डिफिनीशन। ध्यान रहे हर एक क्वेश्चन में आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव जब भी चेक करें तो डिफिनीशन को लिख दें। एक ही लाइन का है, वो आपके प्रेजेंटेशन को और अच्छा बनाएगा, आपकी जानकारी को इन्हेंस करेगा, और बार बार लिखते लिखते आपको अच्छे से कंठस्थ भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ना ही रिफ्लेक्सिव रहा, ना ही सिमेट्रिक रहा, और ना ही ट्रांजिटिव रहा। एक आध और चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर मूव कर जाएंगे। ठीक, अब जैसे इसका दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट सेम ही है, इनमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं।
जैसे जैसे ओरली मैं बता देता हूँ आपको दूसरा वाला क्या है। आर रिलेशन दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे, वो भी कैसा है, आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। जहाँ x पर जो कंडीशन है कि वो 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मीन्स x के लिए 3 ही पोजीशन हैं। x या तो 1 होगा, x या तो 2 होगा, x या तो 3 होगा। तो अगर x 1 होगा तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 6, मीन्स 1 6 से रिलेटेड हो गया, मीन्स 1 6 R में आ गया, फिर 2 7, फिर 3 8। क्लियर है? क्या क्या आ गया रिलेशन में, 1 6, 2 7, 3 8। यह हमारा R बन गया। क्या यह रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, कुछ नहीं है। क्या यह सिमेट्रिक है? 1 6 है, 6 1 है, नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं रहा। क्या यह ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव है। क्यों ट्रांजिटिव है? क्योंकि पहले हमको A, B और B, C टाइप के एलिमेंट मिलने चाहिए, तब हमको A, C चेक करना होता है। तो क्या A, B, C टाइप का एलिमेंट मिल रहा है? क्या कोई ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसका दूसरा कोऑर्डिनेट और पहला कोऑर्डिनेट सेम हो? कोई नहीं मिल रहा है। जब यही नहीं मिल रहा है तो यह स्टेटमेंट अपने आप ट्रू हो जाएगा। अगर P इम्प्लाइज Q लिखा हुआ है कि P है तो Q होगा, तब तो बात ठीक है। लेकिन अगर P ही गलत हो जाता है तो इसके विषय में क्या कहा जा सकता है कि ये ट्रू ही होगा, क्योंकि अब इम्प्लीकेशन की कोई भी कंडीशन नहीं रह गई। जब हमारा पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया तो अब दूसरा ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर लगा। जब इस टाइप का एलिमेंट ही नहीं मिल रहा है तो इसको हम क्या चेक करेंगे? इसको हम ऑलरेडी ट्रू मान लेंगे। तो यह रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो नहीं था, बट ट्रांजिटिव हो गया, इसीलिए हमने इसको बता दिया। चलिए बाकी और मैं समझता हूँ आपका हो जाएगा। जैसे पाँचवें में भी, इसके पाँचवें क्वेश्चन में कई पार्ट हैं, तो एक आध दो जैसे डिस्कस कर लेते हैं। सारे ओरली ही हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे पहला है पाँचवें का, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। दो व्यक्ति हैं तभी रिलेटेड होंगे जब वो एक ही जगह पर काम करें। तो अगर एक्स वाई एक ही जगह पर काम कर रहे हैं तो वाई एक्स भी एक ही जगह पर काम करेंगे। या सोनू मोनू एक जगह पर काम कर रहे हैं तो मोनू सोनू भी तो एक जगह पर काम कर रहे हैं, सिमेट्रिक हो गया। अब मोनू खुद भी तो वही जगह पर काम करेगा, रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर मोनू एक जगह पर काम कर रहा है जहाँ सोनू कर रहा है और सोनू वहीं कर रहा है जहाँ गोपाल कर रहा है, तो मोनू और गोपाल भी एक ही जगह काम करेंगे। क्लियर है? तो एकदम सिंपल था। ट्रांजिटिव मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। बी पार्ट देखिए इसका, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो एक्स भी एक ही मोहल्ले में रहेगा। एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रह रहा है तो वाई एक्स भी एक ही लोकेलिटी में रहेगा। और अगर एक्स वाई एक जगह रह रहे हैं, वाई जेड एक जगह रह रहे हैं, तो अल्टीमेटली जेड भी उसी लोकेलिटी में आ गया, तो एक्स जेड भी एक ही लोकेलिटी में लिव करेंगे। तो यह रिलेशन भी क्या हो गया? इक्विवेलेंस हो गया। लॉजिक लगाना है। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट लॉजिक। और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाता है अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। जैसे मैं कहता हूँ एप्पल, तो एप्पल आपके दिमाग में बन जाता है, हाँ ये है, तो हम उसको समझना शुरू कर देते हैं। मैं बात करता हूँ एटम्स की, तो तुरंत आपके मन में एक गोला सा स्फीयर बन जाता है, न्यूक्लियस बन जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन राउंड, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने लगता है, एक फिगर मतलब बन जाता है। लेकिन अभी मैं बोलूँ डेरिवेटिव, क्या फिगर बनेगा? सिर्फ कंप्यूटेशन आएंगे, dy/dx करना है, कोई फिगर नहीं बनेगा। मैं बोलूँ फंक्शन, तो तुरंत आपके आगे फंक्शन चेक करना है, रिलेशन चेक करना है, सिर्फ कंप्यूटेशन करना है।
मीन्स मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट अब्स्ट्रैक्टनेस। एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है जिसमें आप फिगर में ज़्यादा एनालाइज नहीं कर सकते हैं। कुछ पार्ट्स हैं जैसे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, तो मैथमेटिक्स कुछ पार्ट में फिगर बनते हैं, इसलिए वो पार्ट्स आसान भी होते हैं। ज्योमेट्रिकल ज़्यादा समझ में आता है। जैसे एक प्रसिद्ध बहुत कहानी है कि जो अरस्तु थे, उन्होंने अपना एक फिलोसॉफिकल सेंटर खोला था, स्कूल खोला था, कॉलेज। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, उनमें उन्हीं बच्चों को एडमिशन देते थे जिनको ज्योमेट्री आती है। पढ़ा फिलॉसफी रहे थे और कंडीशन क्या थी, क्वालिफिकेशन क्या थी कि आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि जो ज्योमेट्री को विजुअलाइज कर लेता है, जो ज्योमेट्री को अच्छे से समझ लेगा, उसी का दिमाग डेवलप्ड है, वही क्रिटिकल चीज़ों को समझ पाएगा। अदरवाइज़ फिलोसॉफिकल डिस्कशन करने में उसके साथ कठिनाई होगी, चीज़ को बारीकी से वो नहीं देख पाएगा। तो मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट अब्स्ट्रैक्टनेस। फिगर नहीं होता है, तो जो बहुत ही लॉजिकली अब्स्ट्रैक्ट रूप से सोचते हैं उन्हीं की मैथमेटिक्स अच्छी होती है। और जिनको अक्सर फिगर में विजुअलाइज करना, इमेजिन करना, बिना इमेजिन किए वो समझ ना पाएँ, जब तक एक उनके सामने फिगर ना आ जाए, तो उनको मैथमेटिक्स पढ़ने में थोड़ा कठिनाई होती है। इसीलिए मैथमेटिक्स करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक पेन चाहिए, एक पेपर चाहिए, करते रहिए, किसी की ज़रूरत नहीं है। वहीं आप फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आपको लेबोरेटरी चाहिए होगी, करके देखना होगा। वहाँ पर ऑब्जर्वेशंस कभी कभी सही हो सकते हैं, कभी कभी गलत हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, या तो सही या तो गलत। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो लॉजिक की बात हो रही है, तो आपको इसमें सिर्फ लॉजिक लगाना है। कह रहा है एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, डिस्कस कर लिए, तो यह रिलेशन इक्विवेलेंस हो जाएगा। सी पार्ट क्या है, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। दो व्यक्ति तभी रिलेटेड होंगे जब पहला दूसरे से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो। तो क्या कोई खुद से 7 सेंटीमीटर का बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं रह जाएगा। और जब x बड़ा है y से, तो y कैसे x से बड़ा हो जाएगा? तो सिमेट्रिक भी नहीं रह जाएगा। और ट्रांजिटिव की तो बात ही नहीं कर सकते, वो तो 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा। तो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। क्लियर? ठीक, चलिए इसमें अब और भी हैं, और पार्ट्स आप लोग उसको देख सकते हैं, बहुत टिपिकल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड देखते हैं क्या है। आर कोई रिलेशन है, और जो हमारा सेट अंडर कंसिडरेशन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है। और जो रिलेशन आर डिफाइंड है कि इसमें वो सारे ए बी आएंगे सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये आएगा। ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अब चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि सेट हमारा यहाँ क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए मस्ट बी रिलेटेड विद इटसेल्फ, ए मस्ट बी रिलेटेड विद इट सेल्फ, खुद से उसका संबंध होना चाहिए, खुद से उसका रिलेशन होना चाहिए। तो आपको अब तुरंत एग्जाम्पल सोचना है। मीन्स यहां से a को लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर होना चाहिए। क्या यह संभव है? चलो मैं a को ले लेता हूं 1/2, तो क्या 1/2 1/2 के स्क्वायर से छोटा होता है? मीन्स क्या 1/2 1/4 से छोटा होता है कि बड़ा होता है? गलत हो गया,
तो यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं रह गया। डिसप्रूव हमेशा एग्जाम्पल देके किया जाता है, बट प्रूव इन जनरल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इज नॉट अ प्रूफ। प्रूफ हमेशा जनरल होता है, लेकिन जब किसी चीज़ को डिसप्रूव करना होता है तो हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं, हमारा काम हो जाता है। तो हमने एक एग्जाम्पल बना लिया, ए को हमने 1/2 चूज़ कर लिया, जो कि इस रिलेशन को डिफाइन नहीं कर रहा है। और अगर रूल किसी एक एलिमेंट के लिए भी गलत हो गए तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं रह जाएगा। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं, सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक 1,2 रिलेटेड है। क्लियर है भाई? 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 4। यह स्टेटमेंट तो करेक्ट है, मीन्स 1,2 रिलेटेड है। बट क्या 2,1 रिलेटेड है? अगर 2,1 को रिलेटेड होना है तो 2 को 1 के स्क्वायर से छोटा होना पड़ेगा, मीन्स 2 को 1 से छोटा होना पड़ेगा, जो कि गलत है। तो यहाँ भी हमने एक एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट कर लिया 1,2। 1,2 तो रिलेटेड है, बट 2,1 रिलेटेड नहीं है, मीन्स 2,1 आर में बिलोंग नहीं करता है, तो यह रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं रह जाएगा। यह रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं रह जाएगा। तो ना ही रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है। अगला देखते हैं, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, क्या ट्रांजिटिव होगा। आइए देखते हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तो यह क्या इंप्लाई कर दे, ए हमारा सी से रिलेटेड हो जाए। जाहिर सी बात है, ठीक। तो चलिए मैं एक एग्जांपल बनाता हूं। क्या 5√5 से रिलेटेड होगा बाय दिस रिलेशन? होगा। क्या √5 4 से रिलेटेड होगा? होगा। क्यों? क्योंकि 5 इज लेस देन आर इक्वल टू √5 का स्क्वायर होता है, और √5 डेफिनेटली इज लेस देन आर इक्वल टू 4 स्क्वायर। बट क्या 5 हमारा 4 से छोटा होगा? यहां पर रूट कर देते हैं। हाँ, ये यहां पर रूट कर दीजिए, तब अच्छा बनेगा, नहीं तो गलत हो जाता। यहां पर 4 आ जाएगा और यहां पर √5 है, तो 4 डेफिनेटली √5 से बड़ा है। बट अब ए को सी से रिलेटेड कराना है, मीन्स 5 को √4 से रिलेटेड कराना है, तो क्या 5 लेस देन आर इक्वल टू √4 का स्क्वायर होता है? मीन्स क्या 5 4 से छोटा होता है? नहीं होता है। तो ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, लेकिन ए हमारा सी से रिलेटेड नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं रह गया। ये थोड़ा सा इसलिए टेक्निकल था, क्योंकि एग्जाम्पल आपको बनाना है। ऐसे ही एक क्वेश्चन आगे चल के आपको क्यूब वाला मिलेगा, ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब, तो वहां भी आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यह तीनों नहीं रहा। अब ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आप और भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, दूसरा हो गया। तीसरे पे आते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड बाई 1 2 3 4 6 दिया है सेट हमको, और उस पर डिफाइन कर दिया है आर बराबर ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू a+1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, पहले की तरह। पहले आप सेट आर को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ए को वेरी कराते जाएंगे, दूसरा कोऑर्डिनेट अपने आप मिलता जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों? अगर ए को 1 लेते हैं तो B 2 मिल जाएगा। 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5,
5,6 एंड 6,7 तो जाना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि 7 तो है नहीं। तो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 ये मिल गया। तो अब चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो पहले क्वेश्चन की तरह हम लोग चेक कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, हो सकता है ट्रांजिटिव हो जाए, तो आप उसको चेक करिएगा, बहुत टिपिकल वर्क नहीं है। फोर्थ पर आते हैं, बहुत आसान रिलेशन है ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। रिलेशन क्या है? ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। तो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा क्योंकि ए लेस देन और इक्वल टू ए हो सकता है, एटलीस्ट वन इक्वलिटी तो होल्ड कर रही है, इक्वल तो हो ही सकता है, लेस भले ना हो पाए, तो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। सिमेट्रिक, क्या सिमेट्रिक होगा भाई? ए लेस देन और इक्वल टू बी है, तो क्या बी भी लेस देन और इक्वल टू ए होगा? बताएं आप। अगर ए और बी बराबर है तब तो हो जा रहा है। 1 लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो क्या 2 लेस देन और इक्वल टू 1 है? नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर ए बी से छोटा है और बी हमारा सी से छोटा है तो डेफिनेटली ए हमारा सी से छोटा होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रियल नंबर में ऑर्डरिंग होल्ड करती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नंबर एक से बड़ा भी हो छोटा भी हो, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा या तो इक्वल होगा, तीन ही कंडीशन होल्ड होती है। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रिकोटॉमी, लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया पांचवा जिसकी मैं बात कर रहा था पीछे, क्यूब वाला, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब। हो गया, उसमें भी आपको सिर्फ एग्जाम्पल ही कंस्ट्रक्ट करना है। तो ना वो रिफ्लेक्सिव रह जाएगा, ना सिमेट्रिक रह जाएगा और ना ही ट्रांजिटिव रह जाएगा। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करेंगे। 6 पर आइए। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाई आर इक्वल्स टू 1 2 2 1। 1 2 है, इम्प्लाई कर रहा है 2 1 भी है, तो सिमेट्रिक हो गया। लेकिन क्या 1 1 2 2 3 3 है? नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब 1 2 है, 2 1 है, ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। तो क्या 1 1 है? नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो सिंपली बहुत ही आसान क्वेश्चन, सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो आप जैसे जैसे जो जो हमको एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं उनको मेंशन करके आप लिखेंगे। क्लियर है? 7th पर आइए। सो दैट द रिलेशन आर इन ए सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। जो सेट हमारा ए है वो लाइब्रेरी के बुक्स का कलेक्शन है। उस सेट में लाइब्रेरी में जितने भी बुक्स हैं उनका कलेक्शन है, उन सारे का सेट। तो एक रिलेशन उन बुक्स के बीच में डिफाइन किया है कि x, y वो सारे बुक्स रिलेटेड होंगे, दोज हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, जिनमें पेजेस के नंबर सेम हैं। मीन्स 100 पेज वाला बुक किससे रिलेटेड होगा? जितने भी 100 पेज वाले अदर बुक्स हैं उनसे रिलेटेड होगा। मीन्स उसके इक्विवेलेंस क्लास में सारे 100 नंबर पेज वाले आ जाएंगे। क्लियर है? तो क्या यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा? क्योंकि खुद का खुद से तो रिलेशन होगा ही। 2 बुक्स 2 बार रखी हैं तो दोनों में 100 होंगे, तो खुद से रिलेटेड तो हो ही जाएगा। सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ए और बी 2 बुक हैं, ए में भी 100 पेज है, बी में भी 100 पेज है, तो बी में भी 100 पेज है, ए में भी 100 पेज है। ऐसे भी इसको देखा जा सकता है। सिमेट्रिक भी हो जाएगा और ट्रांजिटिव तो ऑब्वियसली हो जाएगा। ऐसे ही 3 बुक ले लीजिए, ए में 100 है, बी में 100 है, सी में 100 है, ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड, तो भैया ए और सी में भी तो 100 ही हैं, ए सी से भी रिलेटेड हो जाएगा। ये भी हो गया। 8वें पर आइए।
सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाई आर बराबर ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन is an equivalence relation so that all the elements 1 2 3 are related to the each element of the set 2 4 ठीक, but no element of 1 3 5 is related to the any element of 2 4 ठीक। पार्ट पार्ट करके इसको हम लोग कंप्लीटली करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। पहले रिलेशन को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। आर बराबर दिस कंटेन्स दोज एलिमेंट सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन है, सेट हमारा क्या दिया है 1 2 3 4 5, हाँ ठीक, सेट भी जानना ज़रूरी है। 1 2 3 4 5, तो इस सेट को चलिए हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। 1 हमारा किससे किससे रिलेटेड होगा? क्या 1 हमारा 2 से रिलेटेड हो पाएगा? 1 2 से तभी रिलेटेड होगा जब उनका डिफरेंस इवन हो, तो 1 - 2 तो -1 आएगा, या 2 - 1 भी 1 ही आएगा, तो इवन नहीं होगा, तो 1 हमारा 2 से रिलेटेड नहीं होगा। बट 3 से रिलेटेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चाहे हम 1 - 3 निकालें या 3 - 1 निकाले, आएगा इवन नंबर ही, तो 1 विल बी रिलेटेड टू 3। सिमिलरली 1 हमारा 5 से भी रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि 5 - 1 या 1 - 5 का मॉड इवन हो जाएगा। 1 का काम हो गया। 1 जिससे रिलेटेड हो सकता था हमने निकाल लिया। अब 2 की बारी। जब भैया 1 2 से नहीं है तो 2 भी 1 से नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिफरेंस तो ऑड ही आ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या पॉसिबिलिटी बचेगी? 2, 4 की। ऐसे ही 3 को चेक करिए, 3 किससे रिलेटेड हो सकता है? 3 हमारा 1 से रिलेटेड हो सकता है, 3 हमारा 5 से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस इवन नंबर आएगा। ऐसे ही 4 हमारा 2 से रिलेटेड हो सकता है बस, और कोई भी चॉइस नहीं रहेगी। और 5 किससे रिलेटेड हो सकता है? 5 1 से रिलेटेड हो सकता है, और 5 3 से भी रिलेटेड हो सकता है। 5 4 से हो नहीं पाएगा। और खुद का खुद से डिफरेंस 0 भी तो एक इवन का काम करेगा। तो ये सारे एलिमेंट भी आ जाएंगे, तो भैया सब तो आ गए ना। तो यह रिलेशन इक्विवेलेंस हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो ही गया। हर एक एलिमेंट का रिवर्स आ ही रहा है, और ट्रांजिटिव की कंडीशन होल्ड हो ही रही है। ये हमने आपको, ये थोड़ा टिपिकल प्रोसेस हो गया एलिमेंट्स को लेकर चेक करना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। मान लीजिए सेट हमारा बड़ा हो जाए तो मान लीजिए रिफ्लेक्सिव तो आप चेक कर लेंगे, सिमेट्री भी आसानी से हो जाएगी, लेकिन ट्रांजिटिव चेक करने में दिक्कत होती है। सही है। तो इसको हम इन जनरल बिना इसका यूज़ किए भी आपको बता देते हैं। चलिए, ये तो हमने एक्स्ट्रा आपको बता दिया। बिना इन सेट को निकाले भी आप बता सकते हैं, लेकिन इन सेट को जब आप निकाल लेंगे तो जो क्वेश्चन का आपका लास्ट वाला पार्ट है वो प्रूव हो जाएगा। तो समझ लीजिए हमने उसको करा दिया। अब मैं इसको बिना इस सेट के दिखाना आपको सिखा रहा हूँ। थोड़ा और सॉल्व करिए इसको। मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन है, मीन्स मॉड ऑफ ए माइनस बी किस टाइप का होगा? 2 के टाइप का होगा। ठीक, तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? A, AR में होना चाहिए, मीन्स A माइनस ए हमारा इवन होना चाहिए। तो क्या A माइनस ए इवन नहीं है? हमेशा होता है, तो मीन्स रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और अगर A माइनस बी इवन है तो क्या B माइनस ए इवन नहीं होगा? हमेशा होगा, वो भी सिमेट्रिक भी हो जाएगा।
और मान लीजिए ए माइनस बी इवन है और बी माइनस सी इवन है, तो इनका प्लस भी इवन होगा, तो ये कट जाएंगे मॉड हटाने पर, तो ए माइनस सी भी इवन हो जाएगा। तो आसानी से आपने दिखा लिया कि ये इक्विवेलेंस हो गया विदाउट फाइंडिंग आउट व्हाट एग्जैक्टली इज आर। बिना आर के एलिमेंट्स को निकाले हुए आपने निकाल दिया। ठीक है, अगला पार्ट हमने करा ही दिया पूरा सेट निकाल के। उसमें आप देख सकते हैं कि जो 135 है वह 24 से रिलेटेड है और 135 बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू 24, बट हाँ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर, 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर। सिंपल सा है, हो गया। 9th पर आइए, एकदम आसान, 9th एकदम आसान। अब a माइनस बी हम लोग इवन लेके चल रहे थे, यहाँ पर कंडीशन दे दिए कि मॉड ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, मीन्स वह 4 के टाइप का होगा। तो भैया a माइनस ए बराबर 0, क्या 0 को हम 4 इंटू 0 नहीं लिख सकते हैं कि हमारा इंटीजर है, दिया ही है, हो जाएगा। अगर a माइनस बी 4 के टाइप का है तो b माइनस ए भी 4 के टाइप का हो जाएगा। एंड सिमिलर फॉर ट्रांजिटिव, अगर a माइनस बी 4 के टाइप का है, b माइनस सी 4 के टाइप का है, तो उनको ऐड करने पर भी 4 इंटू 2 के टाइप का हो जाएगा। तो 2 के को एक नया कांस्टेंट देंगे, 2 के डैश टाइप का हो जाएगा, तो रहेगा 4 के टाइप का ही ना, चेंज तो होगा नहीं। तो यह रिलेशन भी हमारा इक्विवेलेंस हो जाएगा। और ये तो इक्वलिटी का है, तो और आसान है। ए बराबर बी तो ए बराबर ए भी होता है, ए बराबर बी है तो बी बराबर ए, अगर ए बराबर बी बराबर सी तो ए बराबर सी, और आसान। दोनों ही रिलेशन हो जाएंगे आपके इक्विवेलेंस, 9th के दोनों पार्ट। 10th पर कई सारे एग्जाम्पल्स पूछे हैं, ये तो आप निकाल सकते हैं। चलिए पहला इसका मैं बता देता हूँ आपको। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। चलिए एक बता देते हैं, बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसमें कुछ खास नहीं, बस आपको एग्जाम्पल सर्च करके देख लेने हैं या अपने आप से भी बना सकते हैं आप। पहला जैसे देख लेते हैं कि रिलेशन सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो, ट्रांजिटिव ना हो। रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक ना हो और ट्रांजिटिव ना हो। तो मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूं ज्योमेट्री से रिलेटेड। मान लीजिए जो हमारा सेट अंडर कंसिडरेशन है वो सेट ऑफ लाइंस है। क्या है? सेट ऑफ लाइंस। सेट हमारा लाइंस का है, इसमें बहुत सारी लाइंस कंटेन्ड है। अब इस पर हम एक रिलेशन डिफाइन करने जा रहे हैं आर। कैसे? कि कोई भी दो लाइन तभी रिलेटेड होंगे, कोई भी दो लाइन तभी रिलेटेड होंगे जब ए और बी के बीच का एंगल 30 डिग्री हो। मान लिया लाइन ए, मान लिया लाइन बी, तो हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया कि ए और बी तभी रिलेटेड होंगे जब इनके बीच का एंगल 30 डिग्री हो। क्या यह रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए ए को ए से रिलेटेड होना चाहिए। क्या खुद किसी लाइन के बीच का एंगल खुद से 30 डिग्री हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होती है, मीन्स खुद से खुद का एंगल 0 डिग्री होता है, तो यह रिफ्लेक्सिव नहीं रहा। बट सिमेट्रिक होगा कि अगर ए और बी के बीच का एंगल 30 है तो जाहिर सी बात है बी और ए के बीच का भी एंगल 30 डिग्री ही है, कुछ और नहीं है। क्लियर? तो सिमेट्रिक हो गया। हमने कुछ उल्टा ले लिया क्या? सिमेट्रिक हो, दिमाग में वो चल रहा है, ला इसको रहे। सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं रहा,
क्या ट्रांजिटिव हो पाएगा? मान लीजिए ए और बी के बीच का एंगल 30 है और एक लाइन इसके पैरेलल ड्रा कर देते हैं तो ये भी 30 ही होगा। बी और सी के बीच का एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा, लेकिन क्या ए और सी के बीच का एंगल भी 30 डिग्री है? नहीं है, क्योंकि 0 डिग्री है, पैरेलल हो गए। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं 10th वाले को मान लेता हूँ कि आप लोग एग्जाम्पल सर्च करके कर लेंगे। कुछ इसमें मैथमेटिक्स नहीं लगाना है, आपको एग्जाम्पल बनाना है। आगे बढ़ते हैं। 11th, बहुत बड़ा सवाल लेकिन बहुत छोटा है। आंसर, so that the relation R in a set A of points means जो सेट अंडर कंसिडरेशन है वो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, वो भी कहाँ के पॉइंट्स? प्लेन के पॉइंट्स। प्लेन्स हमारा मीन्स क्वाड्रेंट जो बनता है 4, उनमें से किसी क्वाड्रेंट में हमने पॉइंट्स का कलेक्शन बना रखा है। इज गिवन बाई R बराबर पी क्यू सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। ज्योमेट्रिकली इसको समझते हैं क्या कह रहा है। ये मान लीजिए हमारा प्लेन सिस्टम है, R है एक्स वाई। कह रहा है कि P और Q ऐसे दो पॉइंट्स तभी रिलेटेड होंगे, मान लीजिए यहाँ P है यहाँ Q है, तो ये दोनों भैया तभी रिलेटेड होंगे जब ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इसका भी ओरिजिन से हो। मीन्स अगर ये डिस्टेंस A है तो यह डिस्टेंस भी A ही हो। क्लियर? यह रिलेशन है। तो क्या यह होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव? तो रिफ्लेक्सिव तो आपको तुरंत दिख रहा होगा कि P खुद से रिलेटेड है, क्योंकि P पर ही रह जाएगा तो दोनों डिस्टेंस A ही बनी रहेंगी। रिफ्लेक्सिव तो ऑब्वियस हो गया। सिमेट्रिक, अगर P और Q रिलेटेड हैं मीन्स P से ओरिजिन का डिस्टेंस Q से ओरिजिन के डिस्टेंस के बराबर है, तो इसका रिवर्स भी तो ट्रू है। अगर ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस A है, तो यह डिस्टेंस भी A है, यह डिस्टेंस भी A है। अभी हम इधर से देख रहे थे, अब आपको इधर से देखना है, बात तो वही रहेगी। कान घुमाकर पकड़ने वाली बात है, पकड़ना कान ही है, डिस्टेंस A ही रहेगा। ठीक, बस एंगल ऑफ साइट बदलना है आपको। तो सिमेट्रिक भी हो गया। क्या ट्रांजिटिव होगा? कैसे चेक करेंगे? मान लीजिए P और Q रिलेटेड है, मीन्स इनका डिस्टेंस बराबर है, और Q और R रिलेटेड है, यहाँ कहीं कोई पॉइंट R है, ये भी डिस्टेंस A ही होगा, तो क्या इनके भी इक्वल नहीं हो गए? तो यहाँ से P और R भी रिलेटेड हो जाएंगे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। तो यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो गया। अब देखो खास बात। अच्छा, ये कंडीशन किसकी होती है? अगर आपको सर्किल का डेफिनेशन याद हो, सर्किल इज कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्किल। सर्किल उन बिंदुओं का समूह होता है, उन बिंदुओं का पाथ होता है, उन पॉइंट्स का लोकस होता है जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट बनी रहे। तो क्या यहां पर वही नहीं हो रहा है? भैया ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन निकालना है जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस कांस्टेंट बनी रहे। तो यह पॉइंट्स किस पर लाई करने चाहिए? यह पॉइंट्स सर्कल पर लाई करने चाहिए। यह पॉइंट्स सर्कल पर लाई करने चाहिए। मीन्स इस पर कहीं भी कोई भी पॉइंट हम लेंगे
तो यह डिस्टेंस ए ही बनी रहेगी। मीन्स डिस्टेंस का फार्मूला हम लगाएंगे तो हमको इक्वेशन क्या मिल जाएगा, एंड दैट रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो यह सेट और कुछ नहीं है, जो सेट आर है, जो रिलेशन आर है, वह सर्किल पर पॉइंट्स के होने का कंडीशन है। मीन्स किसी भी एलिमेंट की हम इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो वह इसी सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा। इस सर्किल पर मौजूद सारे पॉइंट्स हमको मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th पर आते हैं, बहुत आसान है। इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है और जो रिलेशन है वो सिमिलर का है। तो ट्रायंगल दिया है, अगर एक ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर है तो कोई भी ट्रायंगल खुद के भी सिमिलर होता है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर एक ट्रायंगल ए है दूसरा बी है, ए बी के सिमिलर है तो बी भी तो ए के सिमिलर कहलाएगा, बेसिक डिफिनीशन। और अगर ए बी के सिमिलर है, बी सी के सिमिलर है तो ए बी सी के सिमिलर कहलाएगा, ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक, अब आपको 3 ट्रायंगल दिए हैं, एक की साइड 3 4 5 है, दूसरे की साइड 5 12 13 है और तीसरे की साइड 6 8 10 है। तो भैया ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर रेशियो कांस्टेंट बन रहा है 2 2 2, लेकिन ना तो इनके बीच कांस्टेंट बनेगा ना तो इनके बीच कांस्टेंट बनेगा। तो ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं विद द साइड गिवन, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, बाकी कोई भी सिमिलर नहीं होगा। एकदम आसान सा सवाल 13 पर आइए। So that the relation are defined in a set A of all the polygons, कि कोई भी 2 पॉलीगन्स तभी रिलेटेड होंगे जब उनमें नंबर ऑफ साइड्स सेम हों। एक ऐसा रिलेशन है जो कि सेट ऑफ पॉलीगन्स पर डिफाइन हो रहा है। मीन्स सेट में बहुत सारे पॉलीगन्स, बहुत सारे बहुभुज, ऐसे साइड्स जिसमें बहुत सारे गण हैं, बहुत सारी साइड्स हैं, उनका सेट हमको दिया गया है और उस सेट पर एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है कि वो सारे फिगर्स, वो सारे पॉलीगन्स रिलेटेड होंगे जिनमें नंबर ऑफ साइड्स सेम होंगी। तो बहुत आसान, खुद से खुद का रिलेशन होगा क्योंकि खुद से खुद में नंबर ऑफ साइड्स सेम होंगी। 2 रेक्टेंगल रखा जाए तो दोनों में साइड्स 4 ही होंगी। 5 साइड का रेक्टेंगल तो होता नहीं है, पेंटागन हो जाता है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर एक फिगर ए है दूसरा फिगर बी है, इसमें n साइड्स हैं, इसमें भी n साइड्स हैं, तो भैया इधर से देखो, इसमें n साइड इसमें n साइड, सिमेट्रिक भी हो गया। एक में 4 है दूसरे में 4 है, फिर दूसरे तीसरे में भी 4 4 है, तो पहले तीसरे में भी 4 4 का बन गया। ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। आगे क्या बोलता है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइन्स। आगे बढ़ गए, कहाँ चला गया पॉलीगन्स। हाँ 30। What is the set of all the elements in A related to the right angle triangle with the side 3 4 5? अब कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल हम ले लेते हैं विद द साइड 3 4 5। तो इसके इक्विवेलेंस क्लास में क्या आएंगी, मीन्स कौन से ऐसे पॉलीगन्स होंगे जो इससे रिलेटेड होंगे। तो भैया रिलेशन की डिफिनीशन क्या है, कोई भी 2 फिगर तभी रिलेटेड होगा, कोई भी 2 पॉलीगन तभी रिलेटेड होगा जब नंबर ऑफ साइड्स सेम हो। तो जितने भी ट्रायंगल होंगे सभी इससे रिलेटेड हो जाएंगे, ऑल ट्रायंगल्स, क्योंकि सारे ट्रायंगल में साइड तो 3 ही होगी। और इस चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे जो हो, सब में साइड 3 ही रहेंगी। तो इससे सारे ट्रायंगल्स रिलेटेड हो जाएंगे। मीन्स अगर इसका इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं तो उसमें वो क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14th आइए। अब सेट ऑफ लाइन ले लिया है और कोई भी 2 लाइन तभी रिलेटेड होंगी जब वो एक दूसरे के पैरेलल हों। तो कोई भी लाइन खुद के भी पैरेलल होती है, रिफ्लेक्सिव हो गया।
अगर लाइन ए लाइन बी के पैरेलल है तो लाइन बी भी लाइन ए के पैरेलल होगा, सिमेट्रिक हो गया। अगर लाइन ए बी के पैरेलल है और बी सी के पैरेलल है तो ए सी भी पैरेलल हो गए, तो ट्रांजिटिव भी हो गया। अगर इसी रिलेशन को परपेंडिकुलर में कन्वर्ट कर देता, मीन्स कोई भी दो लाइन तभी रिलेटेड होंगी जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो यह रिफ्लेक्सिव नहीं रह जाता, क्योंकि कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, वो खुद के पैरेलल ही हो सकती है, तो रिफ्लेक्सिव ना रह जाता। लेकिन सिमेट्रिक हो जाता, ट्रांजिटिव भी ना रह जाता। सिमेट्रिक क्यों हो जाता? क्योंकि लाइन ए अगर बी के परपेंडिकुलर है तो बी भी तो ए के परपेंडिकुलर है, तभी बना है 90 डिग्री का एंगल। लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो जाता, क्यों? क्योंकि मान लीजिए ए बी के परपेंडिकुलर है और बी सी के परपेंडिकुलर है, लेकिन दोनों पैरेलल हो गए। तो अगर कंडीशन परपेंडिकुलर की होती तो सिर्फ सिमेट्रिक होता, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना होता। लेकिन पैरेलल की कंडीशन में हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस बन जाता है, तीनों रिलेशन बन जाते हैं। अब कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइन्स रिलेटेड टू y इक्वल्स टू 2x + 4। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। अब ये कह रहा है एक लाइन दिया है आपको y बराबर 2x + 4, कह रहा है इससे रिलेटेड जितने भी लाइन्स हैं उसको आप बताएं हमको। दिए गए रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग कि कोई भी दो लाइन तभी रिलेटेड होगी जब वो पैरेलल होगा, तो भैया y बराबर mx + c से कंपेयर करिए, इसका स्लोप क्या आ जाएगा 2, और c एक्सिस पर y एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा 4, मीन्स इसका कोऑर्डिनेट 0,4 हो जाएगा। ये हमारा गिवन लाइन है। अब इस लाइन से जो रिलेटेड लाइन होगी, कौन सी लाइन होंगी? जो इसके पैरेलल हो, जो इसके क्या हो पैरेलल हो। मीन्स अगर इसका स्लोप 2 है तो हर एक लाइन का स्लोप 2 ही होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल लाइंस का स्लोप बराबर होता है। मीन्स इससे कौन सी लाइन रिलेटेड होंगी? जिनका स्लोप तो 2 है बट c की वैल्यू चेंज हो सकती है। अलग अलग जगह पर इंटरसेप्ट करना है तो आपको इंटरसेप्ट चेंज करना पड़ेगा, ऊपर नीचे वेरी करने के लिए c की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन स्लोप को 2 ही रखना पड़ेगा, तभी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी, अदरवाइज वो नॉन पैरेलल हो जाएंगे और इंटरसेक्ट कर देंगी। तो इससे कौन सी लाइन रिलेटेड होगी? जिनका स्लोप 2 हो, इंटरसेप्ट आप कुछ भी आर्बिट्रेरी बना सकते हैं। मीन्स y = 2x + c टाइप के हमारे जो होंगे लाइंस वो इससे रिलेटेड होंगे, जहाँ पर c की पोजीशन क्या है? c इज़ एनी रियल नंबर, एनी कांस्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15th बहुत ही आसान सेट बना दिया है, बस आपको उसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करना है। और 16 तो हम लोग करके ही आ गए हैं। ए और बी के बीच में रिलेशन दिया है, पहले आप सेट आर को निकालेंगे तो आप देखेंगे कि अच्छा उसमें निकालना भी नहीं है, आर डिफाइन कर दिया, बताना है इनमें से कौन सा एलिमेंट इसमें होगा। तो और बी की पोजीशन 6 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया। ठीक है, और a बराबर b - 2 होना चाहिए, मीन्स दूसरे कोऑर्डिनेट से 2 माइनस करें तो पहला मिलना चाहिए, तो c वाला करेक्ट हो जाएगा। 6 8 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 मिल जाएगा। 6,8 बिलोंग्स टू r। ठीक, आइए अब एक्सरसाइज हमारी रिलेशन से रिलेटेड ख़त्म हुई। एक आध 2 PYQ देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक, हाँ, जैसे देखो ये एक सवाल है जो 2016, 2019 और 2020 में पूछा गया है कि अगर हमको 2 इक्विवेलेंस रिलेशन दिए हैं R और S, किसी एक ही सेट पर 2 इक्विवेलेंस रिलेशन है R और S, तो उनका इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये हमको दिखाना है। मीन्स ये एक थ्योरम की तरह आप इसको देख सकते हैं कि सो दैट इंटरसेक्शन ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इंटरसेक्शन ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज आल्सो इक्विवेलेंस। चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं थ्योरम की तरह लिख के। इंटरसेक्शन ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन
intersection of equivalence relation is also equivalence, is also equivalence. प्रूफ, मान लेते हैं R और S कोई दो इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट पर, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, एंड R and S be any two equivalence relation are on A, equivalence relation on A. ठीक, ए हमने कोई नॉन एम्प्टी सेट कंसीडर कर लिया है और दो इक्विवेलेंस रिलेशंस आर और एस हमने उस पर ले लिए। तो अब दिखाना है कि जो आर इंटरसेक्शन एस होगा वो भी इक्विवेलेंस होगा। देखिए कैसे दिखाते हैं। पहला रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए क्या दिखाना होगा कि ए कॉमा ए आर इंटरसेक्शन एस में है, हर एक ए के लिए। ठीक, क्लियरली फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए आर में होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया आर इक्विवेलेंस है, तो जाहिर सी बात है रिफ्लेक्सिव भी होगा। ए कॉमा ए एस में भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि एस भी इक्विवेलेंस है। तो ए कॉमा ए आर में भी है, ए कॉमा ए एस में भी है, तो ये क्या इंप्लाई कर देगा कि ए कॉमा ए आर इंटरसेक्शन एस में भी बिलोंग कर जाएगा फॉर ऑल ए। तो हमारा काम हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। हमने दिखा दिया कि ए कॉमा ए आर इंटरसेक्शन एस में होगा फॉर ऑल ए। यही रिफ्लेक्सिव कंडीशन होती है। हो गया। किसकी मदद से हुआ? आर और एस इक्विवेलेंस हैं तो रिफ्लेक्सिव भी होंगे, इसकी मदद से हुआ। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या कहता है? अगर ए कॉमा बी रिलेटेड हैं तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। मीन्स ए कॉमा बी को आर इंटरसेक्शन में लेके चलना है। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। हमको क्या दिखाना होगा कि बी कॉमा ए भी आर इंटरसेक्शन एस में होगा। तो भैया इसी की मदद से दिखाएंगे जो मान के चल रहे हैं। अगर इंटरसेक्शन में है तो अलग अलग चला जाएगा, आर में भी हो जाएगा और ए कॉमा बी एस में भी हो जाएगा। अब आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, वही काम एस के साथ भी है, तो सिमेट्री यहाँ यूज़ करते हैं। तो बी कॉमा ए भी आर में हो जाएगा एंड बी कॉमा ए यहाँ भी आर में हो जाएगा, एस में हो जाएगा। अब बी कॉमा ए आर में भी है, बी कॉमा ए एस में भी है, तो बी कॉमा ए आर इंटरसेक्शन एस में भी आ जाएगा। सिमेट्रिक हो गया। एंड सिमिलरली यू कैन शो ट्रांजिटिव। ठीक, बहुत ही आसान है, बस लिखना था आपको। तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो 2-3 बार पूछ चुका है इसको, 16 में, 19 में और 20 में भी पूछा है लगातार। और देखिए, प्रूव दैट द रिलेशन डिफाइंड ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट R is defined as xy, x minus y is divisible by 3। ठीक, चलिए इसको दिखाते हैं। ये भी कई बार पूछा है। 4, 5, 4, 7, 9, 11, 12, 14 कई बार पूछा है। इसको भी दिखा लेते हैं। आएंगे एकदम बेसिक क्वेश्चन ही, आपको घबराना नहीं है। बस अपने डिफिनीशंस की समझ को आपको बनाए रखना है और उसको अप्लाई करना है। सिंपल सा, कोई यहाँ रॉकेट साइंस नहीं लगना है। जो भी करना है आपको पेन पेपर पर करना है, लेबोरेटरी में कुछ नहीं करना है। क्या दिया है? जो सेट अंडर कंसिडरेशन दिया है, पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं। और डिफाइन कैसे कर रहा है? रिलेशन कंटेन्स दोज एक्स वाई, या दूसरे शब्दों में कहें कि वो सारे एक्स वाई रिलेटेड होंगे कि जो x माइनस वाई है इज़ डिविजिबल बाई 3। अब यहाँ पर 3, 4, 5 कुछ भी कर सकता था। 3 तो बस एक एग्जाम्पल ले लिया है।
ये इन जनरल कोई भी नंबर यहाँ पर होगा उसके लिए ट्रू होगा। m, अगर इन जनरल हम m कर दें, m कोई भी इंटीजर है, सब के लिए ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस होगा। तो 3 एक एग्जाम्पल दिया है, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव, पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए भैया खुद से खुद का रिलेशन होना चाहिए। तो क्या x माइनस एक्स, x हमारा x से रिलेटेड कब होगा? जब x माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई 3 हो, इज डिविजिबल बाई 3। तो क्या 0 3 से डिविजिबल नहीं है? विच इज ट्रू। 0 तो हर एक नंबर से डिविजिबल होता है, किसी भी नंबर से आप डिवाइड करिए 0 ही आएगा। तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी बहुत ही आसान। इसमें हमको लेके चलना होता है कि x और y रिलेटेड हैं। तो हमने मान लिया लेट एक्स वाई इज रिलेटेड, एक्स वाई आर रिलेटेड। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि जो x माइनस वाई होगा इज डिविजिबल बाई 3। x माइनस वाई हमारा 3 से डिवाइड होगा। तो भैया अगर 3 से डिवाइड हो तो माइनस ऑफ x माइनस वाई नहीं होगा। 3 6 को डिवाइड करता है, तो क्या 3 माइनस 6 को डिवाइड नहीं करेगा? हमेशा करेगा। तो माइनस लगाने से डिविजिबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब माइनस को अंदर भेज दो, इसका मतलब y माइनस एक्स भी 3 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब सिमेट्रिक भी हो जाएगा। एकदम आसान, ट्रांजिटिव दिखा देते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर 3 न देकर कोई भी नंबर दिया होता, प्रूफ आपका ऐसे ही होगा, ये हमेशा इक्विवेलेंस होगा। तो ये एक जनरल एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या करना होता है, मान के चलना होता है। 3 एलिमेंट लेके मान लेते हैं एक्स वाई से रिलेटेड है और वाई जेड से रिलेटेड है। क्या मान लिया? एक्स वाई से रिलेटेड है, वाई जेड से रिलेटेड है। तो हमको दिखाना होगा कि एक्स हमारा जेड से भी रिलेटेड होगा, वो भी इनकी मदद से। तो भैया अगर एक्स वाई से रिलेटेड है तो हमारा जो 3 होगा वो एक्स माइनस वाई को डिवाइड करेगा। एक्स माइनस वाई विल बी डिविजिबल बाई 3। उसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन्स 3 डिवाइड्स एक्स माइनस वाई एंड 3 आल्सो डिवाइड्स वाई माइनस जेड। डिविजिबिलिटी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर 3 इन 2 नंबर्स को डिवाइड कर रहा है तो 3 इनके सम को भी डिवाइड करेगा। 3 इनके सम को भी डिवाइड करेगा। जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ से? 3 डिवाइड्स एक्स माइनस जेड, मीन्स 3 एक्स माइनस जेड को भी डिवाइड करेगा। तो भैया एक्स भी जेड से रिलेटेड हो गया। तो यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव हो गया। बस आई थिंक इतना आपके लिए इनफ है रिगार्डिंग रिलेशन। लगभग हमने सारे आपको लगभग क्या पूरे ही करा दिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन, और जो मुझे पीवाईक्यू इम्पोर्टेंट लगा, जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिला था, हमने उसको भी करा दिया। तो ठीक है, रिलेशन आप फिनिश करिए, अच्छे से पढ़िए, और अगले लेक्चर में हम लोग फंक्शन की बात करेंगे। फंक्शन को डिफाइन करेंगे कितनी प्रकार का होता है, उसके बाद फिर से वही प्रोसीजर होगा। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, और फिर पीवाईक्यू जो मुझे लगेगा इम्पॉर्टेंट है, जो कई बार पूछा गया है और एनसीईआरटी से कवर नहीं हुआ है, मैं उसको भी आपके लिए कर दूंगा।